3 मई का करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल हमारा जो फ्री वाला है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं, 2023 का भी पेड ग्रुप हम लोग चालू करने वाले हैं, यूपीएससी और यूपीपीएससी का। ठीक, ज़्यादा जानकारी के लिए 9650347272 पे आप लोग बात कर सकते हैं। ठीक, आज के जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, उनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। पहला जो टॉपिक है वो है इंडिया और यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में सेपा, कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ठीक, ये मैंने आप लोग पहले भी पढ़ाया है। ये 1 मई से लागू हो गई है। 18 फरवरी को करंट अफेयर में हम लोग ने इसको पढ़ा था। मेन चीज़ क्या है कि भाई साहब दोनों यूएई और इंडिया, ठीक, आपस में कई सारी वस्तुएं जो हैं, गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उसके लिए एक दूसरे को अपना जो है मार्केट एक्सेस देगा, और जो भी टैरिफ लगता है वो भी कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, व्यापार यानी ट्रेड बढ़ेगा, दोनों का जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा। लेकिन ये जो टोटल अभी जो देखा जाए उसमें इंडिया को जो है ट्रेड में फ़ायदा होने वाला है। ठीक, यूएई ने जो लिस्ट दी है 97% जो टैरिफ लाइन है उसमें इंडिया की तरफ से जो एक्सपोर्ट है वो 99% उसमें आ जाएगा। मतलब ये है कि मार्केट एक्सेस इंडिया को अच्छा मिल गया है। जेम्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, ये सारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं। तो भारत में इसमें क्या है भाई, रोजगार भी बढ़ेगा, ठीक, और हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, आमदनी भी अच्छी होगी। ये चीज़ें हैं। उसके अलावा जो है कई जो सेवाओं में अगर देखा जाए, यानी कि सर्विसेज, हेल्थ हो सर्विसेज हो गई, एजुकेशन सर्विसेज हो गई, तो इन सब में भी अच्छा जो है भारत को जो है मार्केट एक्सेस मिल रहा है। यहाँ पे जो लक्ष्य रखे गए हैं, मे भी ये क्वेश्चन बन सकता है, तो गुड्स के उसमें देखा जाए, अगर माल या फिर वस्तुओं में देखा जाए, तो $100 100 बिलियन करने का लक्ष्य है अगले 5 सालों में। और वहीं सेवाओं में अगर देखा जाए तो $15 बिलियन का लक्ष्य है अगले 5 सालों में। इसकी थोड़ी सी ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं। आप लोग, मैंने कई बार बताया, गल्फ ऑफ ओमान है, ये आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होके जाता है। ये जो एरिया है ये यूएई का नहीं, ओमान का है, ध्यान रखना। ठीक, इसकी कैपिटल अबू धाबी है, दुबई नहीं है, ये भी ध्यान रखना। और ये टच करता है सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान से। ठीक, ये चीज़ें बिल्कुल आपको याद रहनी चाहिए। और ये एक गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल वाला जो है उसका भी मेंबर है। ठीक, म्यूजियम ऑफ फ्यूचर अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। मार्स मिशन बताइए इसका कौन सा है जो है वो बताइए, और करेंसी क्या है यूएई की, कमेंट करके बताइएगा। अगला टॉपिक है इंडिया का फार्मा एक्सपोर्ट अभी तक का सबसे ज़्यादा हो चुका है। एक्सपोर्ट भाई साहब बहुत अच्छा हमने परफॉर्म किया है सभी जगहों में। जैसे कुछ आप लोग टारगेट बता दूं कि भाई 400 बिलियन डॉलर का हमने लक्ष्य पूरा किया। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में भी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अभी हमने किया है। ठीक, वैसे ही अभी फार्मा में भी सबसे ज़्यादा अभी तक भारत के इतिहास में, भारत के आर्थिक इतिहास में सबसे ज़्यादा हमने जो है एक्सपोर्ट किया है। ठीक, 2013-14 में खाली 90,000 था, अब 1,83,422 करोड़ रुपया हो गया। 21 और 8 सालों में $10 बिलियन बढ़ा दिया है। और ये सब इस बोला जा रहा है, वैसे तो कोविड ने भाई दवाइयाँ हुई हैं तो बटी है, मतलब बिकी है ना, वैक्सीन तो गई है ना, लेकिन उन्होंने यहाँ पे इस तरीके से बताया कि कोविड के आने के बावजूद भी जो ट्रेड में डिसरप्शंस आए, मतलब आवाजाही बंद थी, उसके बावजूद भी और जो है हमने काफ़ी अच्छा फार्मा सेक्टर में किया। अब यहाँ पे कुछ डेटा है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से। 60% दुनिया की वैक्सीन और 20% जेनरिक मेडिसिन इंडिया से आती हैं दुनिया में। ठीक, इंडिया तीसरे नंबर पर आता है मेडिसिन बनाने के, मेडिसिन के प्रोडक्शन में, वॉल्यूम में अगर देखा जाए, और पैसे, कीमत, मूल्य के हिसाब से देखा जाए, ठीक, तो 14वें नंबर पर है पूरी दुनिया में। फिर से बता देता हूँ, प्रोडक्शन जो है मेडिसिन का, ठीक, उसके मामले में जो वॉल्यूम होता है, ठीक है ना, तो आपका उसमें तीसरे नंबर पे है दुनिया में। और जो पैसे के हिसाब से, कीमत के अनुसार देखें तो 14वें नंबर पर है पूरे दुनिया में इंडिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका डेटा है। वैसे यहाँ पे भी एक डेटा है इंपॉर्टेंट, अभी बताऊंगा इसके बारे में। फार्मा सेक्टर जो है काफ़ी ज़्यादा इसलिए सक्सेस हुआ क्योंकि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, कम्पिटिटिवनेस है, कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस, सस्ता बनाते हैं, जेनरिक ड्रग्स वाली बात है। और हमारी जो है
अच्छे हेल्थ, ह्यूमन कैपिटल भी। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है भाई साहब? अच्छी हेल्थ, अच्छा एजुकेशन होगा तो ह्यूमन कैपिटल भी अच्छा होगा। एक मानव पूंजी जो और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। ठीक, एनसीईआरटी 9th क्लास इकोनॉमी में दे रखा है कॉन्सेप्ट, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें देखिए मार्केट साइज जो है भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, ये $50 बिलियन का है। और अच्छा, अब जो डेटा बताने जा रहा हूँ ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी चीज़ें भारत सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है? ठीक, तो पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल और ड्रग का जो एक्सपोर्ट है 100 अगर है तो उसमें से भारत जो है 5.92% भारत की तरफ से एक्सपोर्ट होता है। उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या करता है? फॉर्मुलेशंस और बायोलॉजिकल्स। ठीक, 73% तक तो यही करता है। इसके अलावा जो है बल्क ड्रग एंड ड्रग इंटरमीडिएट जो है बाकी जो है सेकंड नंबर पे आता है। ठीक, लेकिन भारत में अभी भी जो है हम लोग एपीआई जो होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ये चाइना के ऊपर निर्भर हैं और कोविड के टाइम की वजह से काफ़ी इसमें सप्लाई चेन डिसरप्शंस हुए हैं। तो अब हम लोग खुद का जो है एपीआई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये डिपेंडेंस चाइना से हमारी हट जाएगी तो कई सारी चीज़ों में हम चाइना से फिर जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो जाएगा। 5 जो ऐसे डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पर भारत जो है मेडिसिन और ऐसे जो है एक्सपोर्ट करता है। सबसे ऊपर यूएसए। कई सारे इंडियंस जो है वो यूएसए, इंडिया से दवाई जो है घर कोई भी आ रहा हो तो मंगा लेते हैं, बहुत महंगी दवाई है वहाँ पे यूएसए में। तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं हम यूएसए को, फिर यूके, साउथ अफ्रीका, रशिया और नाइजीरिया। ठीक, तो मान लो ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं कि भैया फार्मास्यूटिकल इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अफ्रीका कंट्री में बताइए कौन सा सबसे ज़्यादा ऐसा देश है जहाँ पे एक्सपोर्ट करता है भारत? तो उसमें दे देगा कॉन्गो, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका, या फिर जो है नाइजीरिया, ठीक, या फिर एक और केनिया। तो आंसर साउथ अफ्रीका होगा, ध्यान से पढ़ना है। ठीक, आप नाइजीरिया आपको लगेगा कि अफ्रीका में कॉन्टिनेंट में आता है, लेकिन साउथ अफ्रीका भी तो आता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें पढ़ते समय कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी अगर आप बनाने लगे, फॉर्मुलेट करने लगे तो मज़ा आ जाएगा। अगला टॉपिक है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। अभी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो है उसने ऑनलाइन एप्लीकेशन, एक तरीके का ग्रेजुएशन है। ठीक, 4 साल का है। बीएड जो होता है जिसके जरिए कई लोग जो है मतलब टीचिंग वाला जो सिस्टम है टीचर बनते हैं, वो 5 साल का होता है। अब समझना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ये लाया गया है कि 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होना चाहिए। और इसका जो एकेडमिक सेशन चालू हो रहा है अब 23-24 का। एनसीटीई ने जो है एप्लीकेशन मंगाई है ऑनलाइन की 2 भैया। और इसमें क्या है कि भाई 5 साल की जगह 4 साल में ही आप टीचर बनने, जो भी प्रोफेशन टीचर का जो है चाहता है कि आगे टीचर बनना चाहता है तो वो उसको करना ज़्यादा मेरे ख्याल से बढ़िया समझे, क्योंकि 1 साल की बचत भी तो हो रही, बीएड में करने में 5 साल लगते हैं। तो ये चीज़ें हैं। डुअल मेजर होलिस्टिक बैचलर डिग्री है और बीए, बीएड, बीएससी बीएड और आपका बीकॉम बीएड, सब में बीएड लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये इस मतलब होता है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ही है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशंस, इन सब में होगा। इसका एडमिशन जो है ये कौन करवाएगा? ठीक है ना, एडमिशन फॉर द ये कराएगा आपका एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक, नीट का बताइए कौन कराता है टेस्ट? और थ्रू नेशनल कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट, मतलब ये टेस्ट देना पड़ेगा, फिर एडमिशन जैसे नंबर आएंगे उसके हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी निकाली थी, उसके करिकुलम का भी जो है इसमें होगा। और एजुकेशन स्टूडेंट टीचर का जो है अच्छा डिग्री उसको मिल सके, एजुकेशन अच्छी दे सके आगे जाके। हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइंस है, मतलब आप मान लो हिस्ट्री के प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आप हिस्ट्री वाला कर लो। ठीक, स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन में रहेगा, 4 साल का है। टीचिंग प्रोफेशन की तरह चूज़ करना चाहते हैं तो बढ़िया है। और बीएड से जो है भाई साहब 1 साल कम है, 4 साल ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है साल वाला क्वेश्चन पूछ ले। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया कनाडा के रिलेशंस। बहुत अच्छे हैं भाई साहब। प्रधानमंत्री मोदी जी अभी वर्चुअली जो है सनातन मंदिर कल्चरल सेंटर जो है ओंटारियो में, इसका जो है वहाँ पे उन्होंने सरदार पटेल जी की स्टैचू का इनॉग्रेशन हो रहा था तो मोदी जी भी जुड़ गए वर्चुअली भाई साहब। ठीक, तो सनातन मंदिर कल्चर सेंटर जो ओंटारियो कनाडा में है, सरदार पटेल जी की स्टैचू वहाँ पे इनॉग्रेट हो रही थी, मोदी जी भी जुड़ गए। ठीक, तो उन्होंने कहा है कि सरदार पटेल जी जो है हम दोनों के बीच जो रिश्ते हैं उसकी एक प्रतीक बनने वाले हैं, मतलब एक सिंबल बनने वाले हैं। तो मतलब अच्छी अच्छी बातें करते हैं मोदी जी वैसे। ठीक, मतलब जोड़ना बड़ा अच्छे तरीके से आता है, ये अच्छी एक कला होती है स्टेट्समैन वाली। और हमारे जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है कनाडा, मैंने एक दिन आप लोग को लिस्ट पूरी दी थी, पढ़ाई थी करंट अफेयर में, कि भाई साहब किस किस के साथ में हमारे स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, किस किस के सामने पास में के साथ में हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, याद आ रहा है?
इंपॉर्टेंट है। अब देखो कनाडा के साथ में हमारा रणनीतिक संबंध है, ठीक। अगर आप लोग को फिर नहीं मिल रहा तो क्या करो कि आप एक तो टेलीग्राम पे जाके हमारे चैनल, जो टेलीग्राम का चैनल है कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस वाला, उस पर जाके सर्च भी कर सकते हो, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। अदरवाइज MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वाले मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी हमारा कनाडा के साथ हो रखा है, 2013 में इफेक्ट में आया था। कनाडा जो है इंडिया की जो डायस्पोरा है, सरदार लोग ज़्यादातर आपने सुना होगा, सिख समुदाय के लोग कनाडा में रहते हैं, और 16 लाख लोग जो है PIO NRI जो है कनाडा में रहते हैं, जो कि पूरी कनाडा की पॉपुलेशन का 4% है, ठीक। और कनाडा की जो कैपिटल है वो क्या है, ओटावा है। क्या है कैपिटल, ओटावा, ई रहा, ठीक है। ये आपका बताइए कौन सी वाली, ये ग्रेट लेक्स हैं जो कि USA और कनाडा के बीच में मतलब एक तरीके से बाउंड्री सेट करती हैं, कौन सी उस पे जो है ये रिवर पे आता है बताइए। कुछ सन है, कुछ हट, चलो आप लोग देख के बताना, ठीक। और ये जो ग्रेट लेक्स हैं, एंटारिया, ईरी, हडसन, ये सारी जो है इसके नाम भी बताइएगा, ठीक। और ये बीच में कौन सी 2 लेक्स आ रही हैं, चलिए इसी का नाम बताइए, ठीक। थोड़ा ज्योग्राफी मैपिंग करते रहिए रोज, थोड़ा थोड़ा अच्छा रहता है, ठीक। और ये किससे किससे भाई साहब टच करता है, मेनलैंड से देखा जाए तो भाई तो यूनाइटेड स्टेट से करता है, वैसे अगर देखा जाए तो ग्रीनलैंड यानी कि डेनमार्क, ठीक। अगला टॉपिक है चरक शपथ। अभी देखो पीछे हम लोग ने पढ़ा भी था करंट अफेयर में अपने कि 7 फरवरी को ये आया था, जो नेशनल मेडिकल कमीशन है जिसने रिप्लेस किया था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उसने एक वो निकाला था सर्कुलर कि भाई साहब अब जो डॉक्टर हैं वो हिपोक्रेटिक ओथ नहीं लेंगे बल्कि चरक शपथ लेंगे, ठीक। अब इसी तरीके से जो है यहाँ पर मदुरई आपका कहाँ है, केरला में, तो वहाँ के एक मदुरई मेडिकल कॉलेज के डीन ने जो है शपथ करा दी भाई साहब, आपके महर्षि चरक जी के अनुसार। ट्रेडिशनल जो हिपोक्रेटिक ओथ थी इंग्लिश में वो नहीं कराई, और ये जो संस्कृत में ओथ है इसको ये करा दी भाई साहब, इनको निकाल दिया गया, रिमूव कर दिए गए। तो खैर अभी बवाल मचेगा, उससे पहले जो चीज़ है वो समझना जरूरी है। चरक शपथ किस में है, संस्कृत में है, हिपोक्रेटिक इंग्लिश में है। हिपोक्रेटिक आपका ग्रीक से संबंधित है, चरक शपथ भाई साहब हमारे अपने जो है हिंदुस्तान के हैं, ठीक। तो ये पता नहीं क्यों यहाँ पे इनको निकाला गया, आप समझ ही सकते हो, लिंग्विस्टिक वाला मामला है। तो ये NMC नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक सर्कुलर निकाला था कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स करिकुलम, ठीक। इसमें उन्होंने कहा था कि मॉडिफाइड महर्षि चरक शपथ जो है वो अब सभी मेडिकल एजुकेशन में कैंडिडेट को रिकमेंडेड है। हिपोक्रेटिक ओथ क्या होती है, ये हिपोक्रेट एक थे जो आइलैंड ऑफ कोस यानी कि एक ग्रीक फिजिशियन थे, आपके ग्रीक वहीं ग्रीस में रहते थे, और 4 से 5वीं सेंचुरी BC में, मतलब बिफोर क्राइस्ट आप कह सकते हो। तो ब्रॉडली करस्पॉन्डिंग मतलब ये जब बुद्ध जी की डेथ हो गई थी और मौर्यास का जो है राइज हो रहा था उसके बीच में, ठीक। तो मतलब ग्रीक के थे ये, तो हम हमारे सारे डॉक्टर ग्रीक की बोल लेते हैं भाई साहब, ओथ लेते हैं, वो भी अंग्रेजी में, ठीक है। तभी तो उनकी अंग्रेजी कोई पढ़ नहीं पाता है, खुद भी नहीं पढ़ पाया मेरे ख्याल से, अगर देखा जाए तो डॉक्टरों की ऐसी हैंड राइटिंग होती है ज़्यादातर लोगों की, कुछ की बहुत सुंदर भी होती है। ओथ इज ए चार्टर ऑफ एथिकल प्रिंसिपल, मतलब नैतिक सिद्धांतों का एक चार्टर होता है कि भाई साहब हाँ कोई भी आ जाए, हम उसको गरीब से गरीब को भी, हमारे पास समय हो ना हो, हम पहले उसको तवज्जो देंगे, तो पहले उसका जो है जो है डिजीज़ को चेक करेंगे, उसकी वो करेंगे। हालांकि सब बोल बचन वाली बातें हैं, लेकिन ये चीज़ें उसमें सब लिखी हुई हैं प्रोफेशन के लिए, एक वो नैतिक वो होती है कि हाँ भाई हम ये करेंगे ये नहीं करेंगे। चरक संहिता जो है वो क्या है, मेडिकल फार्माकोपिया है, ठीक है ना, फार्माकोपिया है, और ये मतलब अजीब सा नाम है, कलेक्शन ऑफ कमेंट्री है मेडिकल प्रैक्टिसेस के ऊपर इन्होंने लिखा हुआ, और ये 1 से दूसरी सेंचुरी AD के बीच में। इसी के साथ साथ एक सुश्रुत भी होती है जो कि सर्जरी से संबंधित है। तो ये दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये फाउंडेशनल मतलब दोनों लोग इंडिया के ही हैं और इंडिया से ही चल रहा है, तो इसकी शपथ में क्या दिक्कत है। सुश्रुत की जो सर्जरी से जो संबंधित कंपेंडियम है ये आपका 4वीं सेंचुरी AD का है, ठीक, मतलब बाद में आया है आपका चरक संहिता के। चरक संहिता जो है ये आपका फाउंडेशनल टेक्स्ट माना जाता है एंशिएंट इंडियन मेडिसिन का, जो कि धीरे धीरे इन्वॉल्व हुआ है और ग्रीक के से तो बहुत पहले इवॉल्व हो गया था, समझ रहे हो। अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रीटीज डिजीजेस दैट इन सेवरल वेज अहेड ऑफ ग्रीक, मतलब उससे और ज़्यादा बेहतर है, ये कहने का मतलब है बेहतर है, पहले नहीं हुआ था लेकिन बेहतर है ग्रीक से, ठीक। यूनानी जो होता ना, यूनानी ग्रीक एक ही बात है। पोर्टेबल डिसैलिनेशन यूनिट, बहुत बढ़िया भाई साहब, ये एक देखो
क्या है कि समुद्री पानी आपको पता है खारा होता है, ठीक। हम लोग लेकिन कौन सा पानी पी सकते हैं, जो है मीठा पानी, यानी कि फ्रेश वाटर पी सकते हैं। तो यहाँ पे यूएस के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है उसने एक 10 किलोग्राम का ये एक डीसैलिनेशन है कि ये खारे पानी को पीने लायक बना देगा। ये बहुत ही बड़ी बात है यार, क्योंकि दुनिया में जितना भी पानी है उसका बहुत ही 0.4% मेरे ख्याल से शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो सिर्फ पीने लायक है हमारे लिए, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कम है, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर, ऐसा कहा जाता है कि भाई साहब तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा तो वो वाटर के ऊपर लड़ा जाएगा। तो खैर यहाँ पे अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी आती है जो कि पोर्टेबल भी, कहीं पे ले भी जा सकते हैं, ठीक है ना, और इसमें पार्टिकल और जो सॉल्ट्स होते हैं खारे पानी में उन सबको रिमूव कर देता है, ठीक, पीने लायक बनाए। तो कौन सी टेक्निक यूज़ होती है ये ध्यान रखना, आयन कंसंट्रेशन पोलराइजेशन, आयन सांद्रता ध्रुवीकरण, ठीक। फिल्टर विल्टर नहीं करता है इसमें भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें डाल देता है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए क्या है, निगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है उसमें रिपेल होते हैं और फ्लो करते हैं तेज़ी से, और फिर इस पानी को जो है चार्ज उसमें डाला जाता है फनल में, और वहाँ से ये प्योरीफाई होकर हमें पीने लायक मिल जाता है। आयन कंसंट्रेशन पोलराइजेशन, ये बस ध्यान रखना मेन चीज़ है। सूटकेस में फ़ोन, सेल फोन के चार्जर से कम इसको पावर चाहिए, तो पावर भी कम है, सोलर पैनल लग जाता है भाई साहब, और बहुत सस्ता भी है, सिर्फ $50 का है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो ये मानक तैयार करता है कि कितना जो है कौन सा पानी पीने लायक है कि नहीं है, क्या उसके मानक हैं, उसको भी क्वालिफाई करता है। एक बटन से चालू होके पानी बिल्कुल बढ़िया देने लगता है, बहुत अच्छी बनाया है ये। लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस रिक्वायर, क्योंकि फिल्टर लगा नहीं है। घर पे आप देखते होगे ना आर वाले फिल्टर जो है खूब लूटते हैं आगे पैसा, तो वो सब भी जो है इसमें नहीं, ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट भी नहीं है। इसका उपयोग जो है, जो मतलब कई लोग, बहुत लोग कर सकते हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस में, नेचुरल डिजास्टर में, रिफ्यूजीज जो है, बाकी सब लोग भी, और रिमोटली और कहीं पे भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से फ्यूचर है ये, ठीक है। अगला है एनाबॉलिक स्टेरॉइड, भाई साहब इसको थोड़ा इससे बच के रहना। एक्चुअली क्या होता है कि कई लोग, आपने देखा होगा, महिलाएं हों चाहे मर्द हों, वो अपनी बाजुएं फुलाने के चक्कर में नकली जो है सिंथेटिक तरीके जो है अपनाने लगते हैं। तो वैसे ही कुछ अभी देखा गया, टोक्यो ओलंपियन भी देखा जाए, 2 थे, उनको बैन किया गया था। नोएडा में भी अभी पुलिस ने सीज किया है फेक ड्रग और सप्लीमेंट 2 करोड़ रुपए की। एनाबॉलिक स्टेरॉइड की बात हो रही है यहाँ पर। ये क्या चीज़ है, ये लैब में बनाया जाता है, लैब में बनाया जाने वाला एक मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का एक वर्जन है, ठीक। आप लोग पता है कि मेल हार्मोन्स में होते हैं टेस्टोस्टेरोन, जिससे कि जैसे दाढ़ी आना, ठीक, मसल्स बनना, ये सारी चीज़ जो है आपका टेस्टोस्टेरोन से बनते हैं। महिलाओं में बताइए कौन क्या चीज़ें होती हैं, कौन सा ऐसा जो है हार्मोन होता है, उसका नाम बताइएगा कमेंट करके। तो इसमें क्या है कि जैसे कि नेचुरल हार्मोन करता है, वैसे ही एनाबॉलिक स्टेरॉइड भी है जो है मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की तरह वर्क करता है, ठीक। इसका लेकिन जो है क्या है कि भाई साहब फेशियल एयर आ जाना, डीपर वॉइस आ जाना, जैसे थोड़ी गरावी आवाज़ होती है जैसे मेरी है, तो इस तरीके की जो है ये चीज़ें लाता है, ठीक। अब इसका लेकिन कुछ चिकित्सक वाला भी उपयोग भी, चिकित्सा में भी उपयोग भी होता है, ठीक, कि पेशेंट का मान ली बहुत जो है इल था, तो वेट लॉस हो गया, तो उसको वेट गेन हो जाए। जो बहुत बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका कुछ मसल मास बिल्डअप हो जाए, ठीक है ना, किसी का एनीमिया जो है ट्रीट करना उसके लिए हो। लेकिन ज़्यादातर भाई साहब ये बॉडी बिल्डर जो है इसको लगाते हैं, झोंकते हैं गजागज, ठीक। जैसे कई लोग होंगे अपने फिल्म इंडस्ट्रीज में, बहुत सारे सब ये इसी को जोक जोक के जो है बनाते हैं अपना मास, ठीक है। और ये मिसयूज़ होता है काफ़ी ज़्यादा। इससे क्या होता है भाई साहब, इम्पैक्ट क्या है कि इम्पैक्ट बड़े खतरनाक हैं, दाने वाने आ जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं, हेयर फॉल हो जाता है, ठीक है ना। कई लोग को आपने देखा होगा कि बाल वाल झड़ जाते हैं, हालांकि अब बाल लगवा भी लेते हैं लोग, नकली बाल लगवाते हैं, ठीक है ना, जांघों से निकलवा के। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, और भी बहुत ही खतरनाक चीज़ है इसमें। अगर बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होगा, एनाबॉलिक स्टेरॉइड लोगे, तो भाई साहब हो सकता है गाइनोकॉमेस्टिया हो जाए, यानी कि ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट इन मैन, ठीक है ना, पुरुषों में स्तनों का विकास हो जाता है, और साथ ही साथ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो जाता है, ठीक है। तभी के लिए देख रहे हो कई जो इंडस्ट्री वाले जो भाई लोग हैं, वो लोग शादी नहीं कर रहे हैं, ठीक। व्यूमन भी भाई साहब, व्यूमन भी अगर ज़्यादा कई सारी होती हैं कि उनको भाई एक मुक्के में गिराना आदमी को, तो क्या करेंगी, तो वो भी भाई साहब ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड खाती हैं, ठीक है। तो उनको फेशियल हेयर आने लगते हैं, ज़्यादा आने लगते हैं, ठीक। और भी कई सारे कारण हैं जो महिलाओं और मैन में दोनों में ही हैं कि भाई साहब गुस्सा बहुत आने लगता है, पैरानोया हो जाता है, इम्पेयर्ड जजमेंट होने लगता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड
मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन से संबंधित है, सिंथेटिक फीचर है, लैब में बनाया जाता है। ठीक, अगला टॉपिक है पीएम मोदी जी का यूरोप टूर। भाई साहब मोदी जी फिर से विदेशी यात्रा निकल गए, बहुत परेशान लग रहे होंगे, पीछे कोरोना की वजह से काफ़ी टाइम से जो है जा नहीं पा रहे थे। अब ये विदेश, अब वर्चुअल यात्रा तो बहुत कर चुके हैं, अब ये फिर से निकल पड़े हैं भाई साहब। यूरोप के टूर पे है, जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस गए हुए हैं, 2 से 4 मई तक रहेंगे। और अभी तो भाई साहब यूरोप में चल रहा है 7 दशक के बाद में वहाँ पे वॉर, तो काफ़ी स्ट्रेटजिक टाइम भी है इनके जाने का, तो काफ़ी महत्व रखता है याली जो है याली यात्रा। तो जर्मनी जाएंगे, जर्मनी हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनर है। ठीक, इसके अलावा इसको जो है बढ़ाने के लिए हमने 2011 में इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन भी बनाया था। डेनमार्क के साथ में हमारी ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनर है। तो कई मान लो उसने पूछ लिया, जैसे एग्जामिनर पढ़ेगा स्ट्रेटजिक पार्टनर, फिर कहेगा अरे ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनर, तो कहेगा कि यहाँ से क्वेश्चन बनाओ। वो कहेगा कि भाई साहब ये बताइए कौन सा ऐसा देश है जिसके साथ में भारत की ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, तो आप कहोगे डेनमार्क। ठीक है, तो याद रखना। फ्रांस के साथ में हमारी भाई साहब स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है ही है, राफेल खरीद रहे हैं हम लोग, डिफेंस, सिक्योरिटी, सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन भी है आपका जो है, ये अंतरिक्ष सहयोग है, असैन्य परमाणु सहयोग है ये, और स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बिल्कुल है ही है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इंडिया की और नॉर्डिक जो कंट्रीज हैं, कौन सी होती है बताऊंगा, इन दोनों के बीच में एक समिट होगा, और नॉर्डिक कंट्रीज की जितनी भी कंट्रीज हैं उनके साथ में सबमिट करने वाला इंडिया दूसरा ही सिर्फ देश है। इसके अलावा यूएस खाली सबमिट करता है नॉर्डिक कंट्रीज के साथ में, और इंडिया करता है, और कोई भी, चाइना कोई भी नहीं करता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी एक चीज है। तो पहला इंडिया नॉर्डिक समिट जो है वो अप्रैल 2018 में हुआ था। ठीक, टू एक्सप्लोर न्यू एरियाज ऑफ, नए क्षेत्रों में जो है सहयोग के लिए बनाया गया था। कौन कौन सी भाई साहब कंट्रीज आती है नॉर्डिक में? आपका स्वीडन, फिनलैंड है, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड पूरा ग्रीन है, ध्यान रखना, हरा भरा है, और ग्रीनलैंड जो डेनमार्क का हिस्सा है वो पूरा आइस है। थोड़ा सी ये मतलब एक विडंबना है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन थी? स्वीडन। ठीक, तो स्वीडन की भाई साहब कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। ठीक, फिनलैंड, फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलसिंकी। ठीक, नॉर्वे, नॉर्वे की क्या है? ओस्लो। ठीक, डेनमार्क, डेनमार्क की कोपेनहेगन। आइसलैंड की भूल गया भाई साहब, बताओ कमेंट करके। ठीक, तो चलिए आज का ये सेशन कैसा, अरे अभी तो एक और बचा हुआ है भाई साहब, जो कि है यूपीपीएससी स्पेशल। इंडिया जो इंडियन रेलवे वो रिस्ट्रक्चर आपको कर रहा है, अपने आप को करना चाह रहा है, मतलब कि कई सारे जो आलतू फालतू खर्चे हैं उनको खत्म करना चाह रहा है। तो कैसे कर रहा है? कई सारे जो इनके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनको मर्ज करके। ये टॉपिक हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी था, लेकिन अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये है, यूपी स्पेशल ये करंट अफेयर इसलिए है क्योंकि लखनऊ में एक श्रेष्ठ करके जो है एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रेलवे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक जो है इंस्टीट्यूट है, स्पेशल रेलवे एस्टेब्लिशमेंट फॉर स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट, ये आरडीएसओ जो होता है, तो उसी के अंतर्गत ये आता है। 2016 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसको इंडियन रेलवे ने स्ट्रक्चरिंग के अंतर्गत बंद कर दिया है। ठीक, तो हो सकता है भाई साहब पूछ ले, तो इसलिए यूपीपीएससी स्पेशल में आ जाएगा। ठीक, तो ये लॉन्ग टर्म रेलवे रिसर्च और रिक्वायरिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रिसर्च करने के लिए ये श्रेष्ठ चल रहा था। इसके अलावा भाई आरडीएसओ में ही इंडियन रेलवे ने 32 डायरेक्टरेट है, ठीक है, ये श्रेष्ठ भी, तो इसको जो है मर्ज कर दिया है। इससे क्या होगा, और उनको मर्ज करके 7 वर्टिकल में डाल दिया है, प्रशासन, अवसंरचना, रोलिंग स्टॉक, ट्रैक्शन, पावर सप्लाई, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था पीछे। ठीक, और इसके अलावा एक और इन्होंने अधिसूचना, उसमें ये बताया कि जियो टेक इंजीनियरिंग डायरेक्टरेट जो है वो भी मर्ज कर दिया जाएगा ट्रैक एंड ब्रिजेस एंड स्ट्रक्चरल डायरेक्टरेट के साथ में। रेलवे ने भी प्रपोज किया कि हम कुछ नई पोस्ट निकालेंगे। भाई साहब मर्ज हो रही हैं चीज़ें, तो एक आदमी जो है मर्ज होके पहले चार लोग को देख रहा था। ठीक, तो अब जो है भाई साहब वो मान लो 4 मिलके 8 हो गए, तो एक आदमी 8 लोग को कैसे इफेक्टिवली नहीं देख सकता, आप समझ रहे हो। वैसे थ्योरी में तो देख सकता लेकिन इफेक्टिवली नहीं देख सकता, तो इसलिए कुछ नई पोस्टें भी निकाली गई हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डिजाइन के लिए। ठीक, अलग अलग क्षेत्रों में। रायबरेली में है मॉडर्न कोच फैक्ट्री। ठीक है, और यह है रिस्ट्रक्चरिंग प्लान इंडिया का, जिसमें जिसको कि रिकमेंड किया गया था किसके द्वारा? प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सयाल। इन्होंने कहा था जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं
उनमें रैशनलाइजेशन होना चाहिए, मतलब फालतू फालतू खर्चे जो हो रहे हैं उनको कम करो। तो इंडियन रेलवे ने ये किया है, तो इन्होंने ओवरऑल सबको जो है रिकमेंडेशन किया था। संजीव सनियाल, प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर, अपने करंट अफेयर में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको एग्जाम में ना मिले, सब मिलेंगी। ठीक, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। और ये आ गया है बेहतरीन आज का लास्ट टॉपिक। ये भाई साहब एक बहुत ही बड़ी हास्यास्पद बात हुई कि ये भाई साहब हैं नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ, जो कि प्राइम मिनिस्टर बने हैं अभी नवे नवे जो है आपके पाकिस्तान के। ठीक, तो ये भीख मांगने गए सऊदी अरेबिया कि भाई साहब देखो आर्थिक व्यवस्था तो बिल्कुल ही खत्म है, जो चाउमीन डाल दे वो उसके पीछे चले जाते हैं, ये कोई बिरयानी खा रहा तो और अच्छी बात है। ठीक, तो अब यहाँ पे ये जो है भीख मांगने गए थे आपका सऊदी अरेबिया में, लेकिन जैसे एयरपोर्ट पे ये और उनके मिनिस्टर उतरे, भाई साहब वहाँ पर लोगों ने क्या नारे लगाए, बड़ा ही मतलब शर्मनाक बात है। लोगों ने बोला चोर चोर चोर, मतलब भिखारी तो हैं ये साथ ही साथ चोर भी हैं। तो ये चीज़ें मतलब वहाँ पर हुई। हालांकि इनके मिनिस्टर ने कह दिया कि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ये सारे काम जो है इमरान खान ने करवाए हैं जो भी है, बट स्टिल यार इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए। मतलब ये दिखाता है कि किस हद तक ये लोग बेचारे दूसरों के कंधे पे रखोगे ना हमेशा, खुद से अगर कुछ नहीं करना चाहोगे, कभी यूएसए के कंधे पे हाथ रख के चलना चाहोगे, कभी चाइना के, तो यही हालत होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या है कि यहाँ पर इन्होंने सऊदी अरेबिया गए और सऊदी अरेबिया ने इनको पैसा दिया है, मतलब $8 8 बिलियन जो दिया है। कैश स्टार्व्ड कंट्री, बहुत बढ़िया नाम बता दिया, सीधे भिखारी बोल देते। ड्विंडलिंग इनका फॉरेक्स रिजर्व भी खत्म हो रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी खत्म है, आर्थिक व्यवस्था जो आर्थिक अर्थव्यवस्था वो भी खत्म है, और काफ़ी ज़्यादा मुद्रास्फीति महंगाई बढ़ी हुई है, और फॉरेक्स रिजर्व खत्म है। करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट में क्या होता है, टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल चीजें होती हैं जो कि एक साल एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत जो है जिनमें ट्रेड हो रहा है। ठीक, तो टेंजिबल वाली कौन सी हो गई, जो गुड्स हो गई, जो आपको दिखता है, व्यापार होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। ठीक, वहीं जो नॉन टेंजिबल मतलब कौन, जो दिखती नहीं है, वैसे अब रेमिटेंसेस, बाहर से पैसा आ रहा जा रहा है, ठीक है, सेवाएं हैं, तो ये सारी चीजें जो है करंट अकाउंट डेफिसिट में आते हैं एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत अगर आप कर रहे हो। बाकी अगर एक से ज्यादा कोई अगर जो है ट्रांजेक्शन होता है तो उसको हम लोग, या कोई लमसम होता है, एक मुश्त जो है ट्रांजेक्शन होता है, तो उसको हम लोग किस में लेते हैं, कैपिटल अकाउंट में लेते हैं। और ये दोनों ही किसके हिस्से होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के होते हैं। तो चलो इस जो है पाकिस्तान के मुद्दे पे हमने इकोनॉमी के कुछ कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर पढ़ लिए। फाइनेंशियल पैकेज दिया है, कुछ जो है ऑयल फाइनेंसिंग फैसिलिटी में दे देंगे, डबल कर दिया है उसको, कुछ सुकूक में दे देंगे, इस्लामिक जो है फाइनेंशियल सर्टिफिकेट होता है, और रोलिंग ओवर जो है एग्जिस्टिंग 4.2 बिलियन फैसिलिटी, ये सब दे दिया जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। शहबाज शरीफ जी गए हुए हैं सऊदी अरेबिया। कैसा लगा आज का आप लोगों को सेशन? अगर पसंद आता तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लोगों से करवाइए। ये आपका अपना चैनल है कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस। आप और हम सब एक जो है CSFS टीम है। ठीक, अगर जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से पूछे उसके आंसर आप लोग देंगे तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक, और मुझे भी लगेगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो मुझे भी, तो मैं और अच्छे से अच्छे आप लोग के लिए कंटेंट लाता रहूँगा। टेलीग्राम का चैनल हमारा जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पेड ग्रुप्स के लिए जानकारी अगर चाहिए तो 9650347272 पे आप हमसे बात कर सकते हैं। और अगर आपको हमसे मुलाकात करनी है कल सुबह 6 बजे तो हमारे चैनल पे जरूर आइएगा, क्योंकि हमारा आने वाला है कल फिर से करंट अफेयर 4 मई का। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।